Bismillahirrahmanirrahim. Here is the topic azo dyes. We will discuss today this topic azo dyes in this session. First of all, ये वो डाइज होते हैं जिनमें एजो लिंकेज प्रेजेंट होता है या दूसरे अल्फाज में एजो क्रोमोफोर प्रेजेंट होता है। एजो क्रोमोफोर मीन्स एन डबल बॉन्ड एन। तो ये एजो डाइज में ये एन डबल बॉन्ड एन जो है वो मौजूद होता है। इस किस्म के डाइज को जिनमें ये क्रोमोफोर भी मौजूद होता है उसे हम एजो डाइज कहते हैं। ये है एक एग्जांपल येलो एजो डाई की, जिसमें ये एजो लिंकेज मौजूद है और ये येलो डाई है एजो डाई। एजो डाइज एक क्लास ऑफ कंपाउंड है, कंपाउंड या डाई स्टफ भी कह सकते हैं, जिसमें ये क्रोमोफोर जो है वो स्पेसिफिकली मौजूद होता है। ये स्पेशल है फॉर डाइंग कॉटन यानी सेलुलोजिक फाइबर्स, और भी बहुत सारे सबस्ट्रेट के लिए ये यूज हो सकता है। एजोडाइज की भी डिफरेंट टाइप्स होती हैं, जिनमें इनमें अगर एसिडिक ग्रुप मौजूद हो एनायनिक तो इन्हें एजो एसिडिक डाइज भी कहते हैं, और अगर ये इनसॉल्युबल हो तो फिर हम इन्हें इनसॉल्युबल एजोडाइज कहते हैं। एजोडाइज जो होते हैं ये इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं, इनके डाई प्रोसीजर को। हम अगर सोडियम क्लोराइड इसमें ऐड करें तो हो सकता है कि इसकी एब्जॉर्प्शन बढ़ जाए। एजोडाइज जो है ये हम अक्सर एसिडिक सोल्यूशन में भी इनको अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सिट्रिक एसिड का सोल्यूशन बना दिया, एसिटिक एसिड के सोल्यूशन में इनको यूज कर लिया। अगर एजोडाइज जो है they have high affinity, not no, it has high affinity for cotton or cellulosic fibers, इसलिए हम इसको मेनली इसके लिए यूज करते हैं। दिस इज mistakenly written. It is not it is suitable for cotton and it is used for cotton and it is suitable for cotton. Azo dyes are type of acid dyes. इनमें जो acid dyes होती हैं वो हो सकता है कि कॉटन के लिए सुटेबल ना हो, एसिडिक टाइप ऑफ एजो डाइज। बाकी जितने भी एजो डाइज हैं दे आर सुटेबल फॉर कॉटन। This slide shows different types of commercially available azo dyes. Orange 2R, blue PR, yellow azo dye, yellow 2G, food yellow 3 and food yellow 4, reactive violet and reactive red. हर एक में आपको एजो लिंकेज एक किसी न किसी फॉर्म में मौजूद होगा। दिस वन प्रीवियसली आप देखें एजोडाइज में एजो लिंकेज is present. So these are further different types of azodyes. वो एजोडाइज जिनमें कोई एनायनिक या कैटायनिक कलर्स नहीं हो, कंपाउंड सब्सटेंट नहीं होता, वो इनसॉल्युबल होते हैं। तो इस लिहाज से एजोडाइज भी दो डिफरेंट टाइप्स हैं, एक वो जो कि सॉल्युबल होते हैं और एक वो जो इनसॉल्युबल होते हैं। जो सॉल्युबल होते हैं उनको तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जो इनसॉल्युबल होते हैं उनको आप डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते। एजोडाइज मोस्टली ऐसे भी होते हैं जो कि इनसॉल्युबल इन नेचर होते हैं और आप उसको डिस्पर्स फॉर्म में यूज कर सकते हैं, जैसे कि डिस्पर्स ऑरेंज 1, मिथाइल ऑरेंज जो है ये एसिड बेस इंडिकेटर के तौर पर यूज होता है। तो इसलिए इनमें बहुत ज्यादा वैरायटी है। ये सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मोस्टली साल्ट्स भी हो सकते हैं, कलर्ड कंपोनेंट जो है वो एनाइन भी हो सकता है, और कुछ में कैटायनिक आइसोडाइज भी हो सकते हैं। तो बहुत वर्सेटिलिटी है इनमें। Anionic character of most azides arises from the presence of sulfonic acid groups. एजोडाइज ज्यादातर प्रोटीन मोस्टली जो प्रोटीन्स होते हैं वो कैटायनिक की नेचर होते हैं, तो उन पे एजोडाइज बहुत आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो लेदर को, वूल को डाई करना आसान होता है। एनायनिक डाई adheres to these articles through electrostatic attraction, जबकि कैटायनिक एजोडाइज जो हैं
वो क्वार्टरनरी अमोनियम सेंटर बनाते हैं और फिर उसके साथ उस पे अटैच हो जाते हैं। यानी अटैचमेंट का तरीक़ाकार डिफरेंट होता है, लेकिन एनायनिक एजोडाइज और कैटायनिक एजोडाइज दोनों की एफिनिटी जो है वो फैब्रिक के लिए हाई होती है। एनायनिक एजोडाइज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन से बाइंडिंग करते हैं, जबकि कैटायनिक एजोडाइज जो है वो क्वार्टरनरी अमोनियम साल्ट से बाइंडिंग करते हैं, बना के फिर उस साइड से साल्ट जो है वो बाइंडिंग करते हैं। ये सिंथेटिक होते हैं, रेडीमेड नहीं हो सकते। समटाइम हम इनके प्रीकर्सर्स को यूज करते हैं और फिर जो है उसको डेवलप करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फैब्रिक, इसलिए वो इन सिचु हम उनको डेवलप करते हैं। इनकी लाइट फास्टनेस जो है वो काफ़ी हाई होती है, इवन वॉशिंग फास्टनेस भी काफ़ी हाई होती है, एक्सीलेंट लाइट एंड वॉशिंग फास्टनेस। लेकिन रबिंग फास्टनेस इनकी लो होती है, यानी रब करने पे इनका कलर जा सकता है। लाइट की मौजूदगी में इनके कलर को कोई फर्क नहीं पड़ता, ना ही वॉश फास्टनेस यानी वॉशिंग से इनके कलर जो है वो रिमूव होता है। और भी बहुत सारी इनकी प्रॉपर्टीज हैं। एसिडिक एजोडाइज जो होते हैं वूल और सिल्क के लिए बहुत अच्छी एफिनिटी रखते हैं। उसके लिए जो एग्जाम्पल है टेट्राजीन की, ये येलो एसिड डाई होता है, 1884 में डिस्कवर हुआ था। ये येलो एसिड एजो डाई है, ये वूल और सिल्क के लिए बहुत अच्छा जो है वो डाई है। कुछ एजोडाइज में बाइंडिंग के लिए हम मेटल आयन यूज करते हैं, यानी एजोडाइज मॉर्डेंट भी हो सकते हैं, मॉर्डेंट एजोडाइज। और मॉर्डेंट एजोडाइज में मेटल एज अ बाइंडिंग एजेंट हम यूज करते हैं और फिर हम उन्हें कहते हैं मॉर्डेंट एजोडाइज। जबकि कुछ ऐसे हैं जिनमें एंथ्रेक्यूनोन टाइप मोइटी भी होती है और एजो ग्रुप भी होता है, उनको हम या तो एज अ वेट डाई यूज करते हैं या फिर एज अ डिस्पर्स डाई यूज करते हैं। वेट डाई मीन्स कि हम उसको पहले रिड्यूस करेंगे तो उसका सोल्यूशन बन जाएगा और फिर हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे आफ्टर एप्लीकेशन। डिस्पर्स मीन्स के डिस्पर्स एजोडाइज इनसॉल्युबल हैं और उनको हम डिस्पर्स कर सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट। तो इसलिए इनमें भी बहुत सारी वैरायटी है, ये डायरेक्टली भी यूज हो सकते हैं, वेट डाई के तौर पर यूज हो सकते हैं, डिस्पर्स डाई के तौर पर यूज हो सकते हैं और मॉर्डेंट के तौर पर भी यूज हो सकते हैं। डिपेंड करता है कि बिसाइड्स एजो ग्रुप उसके साथ कुछ और मॉइटी कौन सी अटैच है। एजो डाइज को इस लिहाज से हम अगर देखें तो मुख्तलिफ किस्म के डाइंग मेथड हो सकते हैं। कॉन्गो रेड एक किस्म का एजो डाई है, उसको आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और वो डायरेक्टली आप सरफेस पे एब्जॉर्ब हो जाता है। जबकि कुछ को हम डेवलप करते हैं और उस डेवलपमेंट के प्रोसीजर को हम यहाँ पढ़ेंगे। और डेवलपमेंट के प्रोसीजर में हम क्या करते हैं कि उसके प्रिकर्सर यूज करते हैं, उनको सॉल्युबलाइज करते हैं, उनको डेवलप करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट और फिर हम उसको चेक करते हैं कि उसके ऊपर एब्जॉर्ब हुआ है या नहीं। तो ये 4 डिफरेंट स्टेप्स हैं, नेफ्थोलेशन, डायजोटाइजेशन, कपलिंग और सोपिंग। ये डाइंग मैकेनिज्म भी कह सकते हैं, डेवलपमेंट ऑफ एजो डाइज ऑन द सबस्ट्रेट भी कह सकते हैं। सबसे पहले स्टेप में हम प्रिकर्सर लेते हैं नेफ्थोल कंटेनिंग एजो लिंकेज, इसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड की मौजूदगी में डिसॉल्व करते हैं। इस तरह ये डिसॉल्व फॉर्म में आ जाता है और फिर हम इसमें कॉटन भी डिप कर लेते हैं, मटेरियल यानी कॉटन या कोई भी सबस्ट्रेट इसमें डिप कर लेते हैं और उसको फिर हम स्क्वीज करके सेपरेट कर लेते हैं। उसके बाद नेफ्थोलेशन के ये तो इफेक्ट्स हैं, फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट कर सकते हैं, यानी इन सारी चीज़ों का हमें ख्याल करना चाहिए ताकि हमें यानी उसको कितने टाइम हम डिप करेंगे, इम्प्रेगनेशन टाइम कितना है, टेम्परेचर कितना है, रूम टेम्परेचर इज द बेस्ट वन, और कंसंट्रेशन जो है नेफ्थोल की कितनी है इस पे भी डिपेंड करता है। और नेफ्थोल की कंसंट्रेशन जो है यानी वो उसमें लो है, मीडियम है, हाई है, इन सारे फैक्टर्स पे ये डिपेंड करता है। फिर हम क्या करते हैं, डाइजोनियम साल्ट का सोल्यूशन बनाते हैं। दिस इज एनिलीन अमीनो बेंजीन, डाइजोनियम साल्ट का सोल्यूशन बनाया और नेफ्थोल के साथ उसको मिक्स किया, उसी में कॉटन को डिप किया और उसके ऊपर कॉटन के ऊपर ये एजो डाई डेवलप हो जाता है। इसको कहते हैं डाई एजोटाइजेशन। ये दिस इज डाइजोनियम साल्ट फॉर्मेशन
इसी से डायजोटाइजेशन भी हुई है और कपलिंग भी हुई है, और उसके बाद उसने कॉटन के ऊपर अपने आप को एब्जॉर्ब भी कर लिया है। दिस इज द प्रोसेस फॉर डेवलपमेंट ऑफ डाई फ्रॉम प्रीकर्सर इन द प्रेजेंस ऑफ सबस्ट्रेट। यानी ये डेवलपमेंट हो गई, और डेवलपमेंट होने के बाद आप क्या करते हैं, यानी ये डेवलपमेंट है, नफ्थोल, डायजोनियम साल्ट, कॉटन इसके इसमें डिप की, और ये उसके ऊपर डेवलप हो गया। डेवलपमेंट होने के बाद आपका जो मटेरियल है जो कि अब डाई हो चुका है, उसको आप पहले कोल्ड वाटर से रिंस करते हैं, फिर उसको एसिड से वॉश करते हैं, और फिर उसको सोप से वॉश करते हैं, ताकि सारी जो एक्स्ट्रा मटेरियल है वो उसमें से हट जाए और ओरिजिनल जो कलर जो है वो उसके ऊपर डिपॉजिटेड रहे, ताकि रबिंग से ये फास्टनेस जो है, रबिंग फास्टनेस जो इसका पुअर पॉइंट है, वो जो है रिमूव हो सके। ये प्रोसेस इसलिए सोपिंग का प्रोसेस करते हैं, ताकि जब डाई जो है रबिंग से भी उसका डाई जो है वो रिमूव ना हो। फास्टनेस एजो डाई इज लाइट फास्टनेस एक्सीलेंट है, वॉशिंग फास्टनेस एक्सीलेंट है। हाँ ये है कि रबिंग फास्टनेस थोड़ी सी पुअर है, इसको रिमूव किया जा सकता है बाय दिस स्टेप, सोपिंग। एजो पिगमेंट्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कि सॉल्युबल नहीं होते, उनमें एजो लिंकेज मौजूद होता है और बहुत हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं। लाइट फास्टनेस भी इनकी अच्छी होती है, वॉश फास्टनेस भी इनकी बहुत अच्छी होती है। हम इनको डिपॉजिट करा सकते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द सबस्ट्रेट। इन एजो पिगमेंट्स को डिस्कवर किया गया फूड पिगमेंट्स के तौर पर भी, ओल्ड मेथोडोलॉजी में ये यूज होते रहे हैं। 1858 में पीटर ग्रीस ने इसको डिस्कवर किया था एज ओ पिगमेंट के नाम से, इसको फिर जो है वो जाना गया, ऑब्जर्व किया गया। ये एक प्रोसीजर है जो पहले हमने मैकेनिज्म मैंने आपको बताया, जिसमें प्रोसीजर प्रोसीजर है जिसमें हम क्वांटिटीज दिए हुए हैं कि किस तरह हम एनिलीन, आप पहले उसका सोल्यूशन बनाएंगे और उसके बाद आप सोडियम नाइट्राइट का सोल्यूशन बनाएंगे। ये स्टेप जो है बेसिकली डायजोनियम साल्ट बनाने के लिए है, फिर उन दोनों को मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद आप क्लॉथ कॉटन का पीस उसमें डिप करेंगे, फिर उसके बाद उसको स्क्वीज कर लेंगे, और फिर उसके बाद जब आप उसको ड्राई करते हैं तो आपका फाइबर फैब्रिक जो है, जो आपका कॉटन जो है, वो डाई हो चुका होता है इनटू रेड कलर। यानी आपने एनिलीन और की मौजूदगी में ये किस्म का डाइजोनियम साल्ट बनाया, नेफ्थोल के साथ उसको रिएक्ट कराया, उसी वक्त इन सिचु डाइजोनियम साल्ट जो है एजो डाई जो है वो डिवेलप हो गया ऑन द सरफेस ऑफ कॉटन। ये एक एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, और ये उसी की ही स्टेप्स है, मैकेनिज्म है, किस तरह HCl नाइट्रोसो सोडियम नाइट्राइट किस तरह आपको डाइजोनियम साल्ट देता है, ये देखें, और फिर वो डाइजोनियम साल्ट OH के साथ मिलके डेवलप करता है। ये उसकी केमिकल चेंजेस हैं। दिस इज वन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डायरेक्ट एजोडाई। ये डायरेक्ट एजोडाई के तौर पर यूज होता है, ये देखें। दिस इज एजोडाई विच इज आल्सो नोन एज रिएक्टिव डाई। ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन के जरिए डेवलप होता है। मोनोक्लोरोट्राइजीन जो है, ये एक किस्म का मोनोक्लोरोट्राइजीन है, ये एक पेपर से लिया गया है स्ट्रक्चर, ये देखिए इसमें एजो लिंकेज है, इसलिए ये भी एजोडाई के तौर पर यूज होता है। एजोडाइज को आप क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 3 क्लासेस। मोनो एजोडाइज जिसमें एक ही लिंकेज होता है, दो डिफरेंट उसके साथ मॉइटी अटैच है, देखिए मोनो एजोडाइज, दीज आर 3 एग्जांपल्स ऑफ मोनो एजोडाइज। डाईएजोडाइज में दो NN लिंकेज होते हैं, डाईएजो लिंकेज दो होते हैं, इसीलिए डाईएजो लिंकेज है, ब्राउन डाई स्ट्रक्चर है ये। और अगर ये दिस वन इज आल्सो सेकेंडरी डाईएजो डाई। मेटलाइज्ड डाई इज अ थर्ड क्लास ऑफ एजो डाइज, जिसमें मेटल ग्रुप जो है वो दो डिफरेंट डाइस मॉइटी को आपस में जोड़े रखता है, इसलिए इसको हम मेटलाइज्ड डाई कहते हैं। ये एक एग्जांपल है क्रोमियम के साथ। एजोडाइज की बायोडिग्रेडेशन वेरी लो है, इसीलिए समटाइम्स ये हमारे लिए सेफ्टी को अगर हम देखें तो मोस्टली तो टॉक्सिक नहीं है,
लेकिन कुछ जो है वो कार्सिनोजेनिक इन नेचर है, म्यूटाजेनिक इन नेचर है, डिग्रेड नहीं होते, इसीलिए सम टाइम हम इसको अवॉइड भी करते हैं। सो दीज आर फर्दर बुक्स फॉर रीडिंग।